Hello students, class 10. Once again I am here. Today is our video 7 of the chapter, the notes of the rise of nationalism के बारे में बताया जा रहा था। तो बात हो रही थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ होगा। तो आइए लेट अस स्टार्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इटली की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द इटली, तो जर्मनी की तरह लाइक इटली में भी क्या थे, बहुत सारे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस हुए वहाँ पर, यानी राजनीतिक विखंडन हुआ था इटली का। तो इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। जो इटली था हमारा वो 7 स्टेट में डिवाइड था। तो उन 7 स्टेटों में से विच ओनली सर्डेनिया, याद रखिएगा, जो सर्डेनिया प्रांत था, तो इस सर्डेनिया प्रांत में ही इटली का राजकुमार यानी इटली के वंशज राज करते थे। बाकी के जो 6 प्रांत थे, 6 स्टेट थे, उनमें कोई भी इटली के यानी इटली मूल का व्यक्ति रूल नहीं करता था। जो इटली का था यानी सब बाहर से थे, आउटर नेशनल स्टेट के लोग इटली के में रूल करते थे। जैसे सेंटर भाग में पोप रूल किया करता था, साउथ भाग में जैसे मैंने आपको बताया था, उसका जो साउथ भाग था कि साउथ भाग में किस तरह स्पेन के जो बुरबॉन किंग थे वो रूल किया करते थे। और इसी तरह से अगर हम बात करें इसके नॉर्थ भाग की, उसमें ऑस्ट्रियाई हेम्सबर्ग रूल किया करते थे। तो अलग अलग भाग में अलग रूल किया करते थे। तो जो जुजेप मैजिनी थे, वी हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस सोशल रिफॉर्मर, हम कह सकते हैं, एक पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिकल लीडर हम इसे कह सकते हैं, जुजेप मैजिनी को। इसने जो यंग इटली बनाई थी, एक सीक्रेट एसोसिएशन था ये, डिसमिनेशन ऑफ द गोल। तो जो इसका गोल था, लक्ष्य था इसका, उसमें क्या हुआ, ये सफल नहीं हो पाया। इटली के यूनिफिकेशन में इसको सक्सेस नहीं मिली। तो फाइनली जो इसका कंट्रीब्यूशन था उसको तो यार याद किया जाना चाहिए कि इसने काम तो किया ही, पर इसको इटली के यूनिफिकेशन में सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि 7 प्रांत थे वहां पर, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रूल करते थे। केवल सार्डिनिया में इटली मूल का राजकुमार रूल करता था। मेंटली अगर हम बात करें, नाउ फेल ऑन सार्डिनिया। अब इटली के यूनिफिकेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई थी? जो सर्डिनिया प्रांत था पिडोमेंट अंडर द रूलर किंग विक्टर एमेनुअल सेकेंड। याद रखिएगा, इटली के यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी अब किस में आ गई? अब डेफिनेटली इसी पे तो आनी थी। यही तो क्या था, इटालियन प्रिंस था, इटली मूल का था, वो केवल वही था जो कि इटली राजघराने का था। प्रिंसली हाउस आप समझ सकते हैं कि ओनली एमेनुअल सेकेंड वाज फ्रॉम प्रिंसली हाउस, यानी इटली राजघराने का था। अब इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी इस पे आ गई, जो सर्डिनिया प्रांत में रूल कर रहा था, इटली राजघराने का भी था। चाहे वो युद्ध लड़ें, युद्ध की मदद से यूनिफिकेशन करें, एनी हाउ इटली को तो यूनिफाइड करना ही था। तो ये जो एमेनुअल सेकेंड थे, इसका एक चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर कारबूर, जिसका नाम कारबूर था। और कारबूर को काफ़ी कंट्रीब्यूशन जाता है कि इसने इटली के यूनिफिकेशन के लिए पूरी दुनिया का ध्यान इटली की ओर कंसंट्रेट किया। Who led the movement to unify the region? इस रीजन को यूनिफाई करने के लिए काबूर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। वो क्या था? चीफ मिनिस्टर था इमैनुअल सेकंड का। और इमैनुअल सेकंड कौन था? इटली राजघराने का। केवल एक ही यही तो राजा है इटली राजघराने का। अब सारी जिम्मेदारी के तो इसने, मंत्री ने भी काफ़ी मदद की इसकी। 1859 में इसी तरह से, और इसकी जो हम कह सकते हैं, इसने जो वहाँ पर डिप्लोमेसी अपनाई, जो कूटनीति अपनाई, एक डिप्लोमेसी वर्ड होता है DIP, डिप्लोमेसी। तो आई थिंक डिप्लोमेसी कूटनीति, तो इसकी कूटनीति थी, उसके तहत काफ़ी हेल्प मिली। इन 1859, अगर आप 1859 की बात करें तो इसने क्या किया? ऑस्ट्रियाई फोर्स को हरा दिया। ही डिफीटेड ऑस्ट्रिया फोर्स 1859 में अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरिबाल्डी।
अब एक जोजेफ गैरिबाल्डी भी था, उसने क्या किया, ज्वाइन किया और 1860 में ही मार्च इनटू साउथ इटली। साउथ इटली में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, दो सिसिली द्वीप थे, दो सिसिली राज्य जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर प्रवेश किया जोजेफ गैरिबाल्डी ने। और टू सिसिली द्वीपों ने और टू सिसिलीज स्टेटों ने और गैरिबाल्डी ने मिलके क्या किया, साउथ भाग से, जो साउथ भाग में एक हम जानते हैं कि जो साउथ भाग में किसका उसने, स्पेन का, तो स्पेन का जो शासन था उसको हटा दिया। किंगडम ऑफ टू सिसिली के दो साम्राज्यों ने, इटली के और गैरिबाल्डी ने मिलकर सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स, और लोकल किसानों की मदद से ड्राइव आउट द स्पेनिश रूल। यानी कि हम जानते हैं इटली के साउथ भाग में स्पेनिश राजाओं का, बुरबोन राजा जो थे उनका था, तो उसको, उस शासन को वहाँ से ओवरथ्रोन करने के लिए जोजेफ गैरिबाल्डी, वो भी एक नेशनलिस्ट थे, आपको इसका नाम आना चाहिए गैरिबाल्डी का। जोजेफ मैजिनी तो असफल हो गए थे, पर यहाँ पर जो गैरिबाल्डी था उसने दो सिसिलीज किंगडमों की मदद से साउथ के भाग में जो स्पेनिश राजा का कब्जा था उसको वहाँ से ओवरथ्रोन कर दिया, और फाइनली साउथ भाग भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखिए, ऑस्ट्रिया को तो पहले ही हरा दिया था, मैंने आपको बताया, काबूल ने मदद की, ऑस्ट्रिया हट गया। यहाँ पर स्पेनिश का जो शासन था टू सिसिलीज किंगडम के साम्राज्यों से और गैरिबाल्डी की मदद से यहाँ का शासन भी हट गया था। तो कहीं ना कहीं जैसे सब लोगों से ये जीतते गए, तो 1861 में विक्टर एमैनुएल सेकंड जो था, अब वही था भाई डेफिनेटली जो सार्डिनिया प्रांत का इटली राज घराने का था, अब पूरे इटली में उसका शासन हो गया और उसने राजा के रूप में शपथ ले ली, यूनिफाइड इटली, यूनाइटेड इटली का फाइनली वो एमैनुएल जो सेकंड था राजा बन गया। और डेफिनेटली इसमें हम काबूल की बात करें या गैरिबाल्डी के कंट्रीब्यूशन की बात करें या किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की बात करें, जिसने कि स्पेन का जो प्रभाव था, बुरबोन साम्राज्य जो था, उसको हटाने में बहुत ज़्यादा मदद की। तो फाइनली हमको यूनिफिकेशन ऑफ इटली समझ में आता है। तो हियर इफ वी कंसंट्रेट फुली ऑन द मैप देन वी विल कम टू नो कि पहले के टाइम पर अगर हम यहाँ पर देखें तो वी विल सी इन द मैप कि हमें दिखता है किंगडम ऑफ बोथ सिसिली, ये पूरा यहाँ तक साम्राज्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर टू सिसिली यानी ये दो सिसिलीज हैं, यहाँ पर साम्राज्य था टू सिसिलीज का। इट मीन्स इस किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में अगर हम बात करें, इन लोगों ने काफ़ी मदद की थी साउथ से। इस साउथ भाग में बेसिकली कब्जा किसका था, यहाँ पर किसानों ने काफ़ी मदद की। अगर आपको याद हो तो जो किसान थे, यहाँ पर लिखा भी है कि वर्ल्ड लीडरशिप गैरिबाल्डी जॉइन सुप्रीम, गैरिबाल्डी ने मदद की। एंड ये सपोर्ट लोकल पीजेंट्स, जो लोकल पीजेंट्स थे उन लोगों ने स्पेनिश सपोर्ट को विड्रॉ करने में, वहाँ से ओवरथ्रोन करने में मदद की। तो पोप का स्टेट था सेंट्रल भाग में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं मोडेना और टुसानी सान मारिनो और वेनिटा यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी तरह से सार्डिनिया, जो ये वाला प्रांत है सार्डिनिया, यहाँ पर रूल करता था इटली के राजघराने का राजा, उसका नाम था सेमिनुएल सेकेंड। तो इस तरह से इमैनुएल सेकेंड, तो हम देख सकते हैं सेंट्रल भाग में पोप का शासन था, साउथ में स्पेन का शासन था, और सार्डिनिया में इमैनुएल सेकंड का शासन था, विक्टर एमैनुएल। तो इस तरह से यहाँ पर तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो नेशनलिस्ट की भावना भी जानते नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे भी नहीं। तो जहाँ पर इतने सेंट्रलाइज था, बेसिकली हमने कितने भाग पढ़े, 7 पढ़े थे, 1 2, ये पूरा एक था, 3 जो था, 4 5 6 और ये 7। तो हम देख सकते हैं तो ये 7 भागों में वो बना हुआ था। यूनिफिकेशन के बाद का मैप अगर हम इसमें देखें तो हम ये देखते हैं इटली आफ्टर यूनिफिकेशन।
सारे जो स्टेट्स थे वो सब अलग कर दिए गए और पूरा इटली का क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। और उसके बाद विक्टर एमेनुअल सेकंड को इटली का क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। थ्रू आउट इटली का, पूरी इटली का एक राजा बन गया। और डेफिनेटली उसी को बनना भी था क्योंकि इटली राज घराने का तो इमेनुअल सेकंड ही था। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लेट अस स्टार्ट अबाउट द, तो इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्रिटेन के बारे में जान लेते कि जो ब्रिटेन था, हम सभी जानते हैं कि उसमें इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज थे, वेल्ड थे। वेल्ड एक रीजन था, आयरिश रीजन था, और इस तरह से एक स्कॉटलैंड भी था वहाँ पे। तो 18th सेंचुरी में इन द ब्रिटेन वाज नॉट कंसिडर एज ए नेशन स्टेट। तो 18th सेंचुरी में अगर हम देखें तो जो ब्रिटेन था वो नेशन स्टेट के रूप में तो कंसिडर किया ही नहीं जा सकता था। और धीरे धीरे वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ब्रिटेन में। दो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो ब्रिटेन बिकेम इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्या बन गया, ये डेवलप्ड हो गया, स्ट्रांग बन गया, ताकतवर बन गया। तो कहीं ना कहीं जो स्कॉटलैंड था वो बिछड़ गया। अब कहने के लिए तो उसका यूनिफिकेशन हुआ ही नहीं था, अलग प्रांत था वो। लेकिन बाद में दो द एक्ट ऑफ यूनियन, एक एक्ट ऑफ यूनियन बना 1707 में। इस एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा 1707 में स्कॉटलैंड को ब्रिटेन का एक पार्ट बना दिया गया, इंपॉर्टेंट पार्ट। और ब्रिटेन क्या कहलाया, ग्रेट ब्रिटेन कहलाया। तब से एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा किस ईयर ग्रेट ब्रिटेन बना, तो 1707 में ग्रेट ब्रिटेन बना। और किस एक्ट के द्वारा, एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा। स्कॉटलैंड भी फाइनल ग्रेट ब्रिटेन का एक पार्ट बन गया। अब कौन बच गया, अब जब हमने देखा कि स्कॉटलैंड भी ब्रिटेन का पार्ट बन गया, वेल्ड तो वहाँ पहले से था। अब आयरिश बच गया, आयरिश यानी आयरलैंड। आयरलैंड में कंसिडर टू ग्रुप, तो जो आयरलैंड था, आयरलैंड में बेसिकली दो ग्रुप थे, एक तो कैथोलिक था और एक प्रोटेस्टेंट था। तो जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट थे, तो और हम प्रोटेस्टेंट की बात करें वो साइंस पे यकीन करते थे, और जो कैथोलिक थे वो रिलीजियस टाइप के थे और एक धार्मिक टाइप में थे। तो जो ब्रिटेन था वो चाहता था कि वो प्रोटेस्टेंट को क्या कर रहे थे, मोटिवेट कर रही थी। इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट की मदद की ताकि वो आयरलैंड को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकें, उसको डोमिनेंस कर सकें। और उसके बाद वो क्या करते हैं, कैथोलिक पर भी कब्जा कर लेती। तो ऐसा करने में वो कामयाब भी हो गए। तो आप याद रखिए कि कैथोलिक वहाँ ज़्यादा मात्रा में थे, मेजोरिटी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन था वो प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट कर रहा था, जिससे कि वो उनका सपोर्ट हासिल करके बाद में कैथोलिक लोगों को भी डोमिनेंस कर सके। क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट लोग साइंस पे ज़्यादा फोकस करते थे, और कैथोलिक जो लोग थे वो रिलीजियस थे। हालांकि ये दोनों ही क्रिश्चियन होते हैं, चाहे कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो। तो बाद में फिर क्या किया, जो साउथ का जो आयरिश भाग था उसको भी ब्रिटेन में शामिल कर दिया गया। तो एक हिस्सा आयरलैंड में रहा और दूसरा हिस्सा ब्रिटेन में शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की कंट्रोवर्सी के बीच से ऐसा कुछ हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ दिस आइदर जर्मनी। अगर हम पढ़ें, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने काफ़ी मदद की सेनापति के रूप में, जो प्रसा का सेनापति था, और फाइनली जर्मन का एक इम्पॉर्टेंट पद उसे मिला था। अब हम बात करें अगर विजुअलाइजिंग द नेशन की, तो विजुअलाइजिंग में तो होता है कि हम किसी को एक देश में आज़ाद करने के लिए किसी को इमेज प्रदान करें, विजुअल इमेज प्रदान करें, उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। वाइल इट ईजी टू इनफ, अगर हम बात करें द रूलर जो थे, दो द पोर्ट्रेट, किसी पोर्ट्रेट के माध्यम से, स्टैच्यू के माध्यम से रूलर क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे किसी चीज़, यानी एक देश को एक चेहरा प्रदान करना, उसी को विजुअलाइजेशन बोला जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जब भारत गुलाम था उस समय हमने क्या किया, एक विजुअल प्रदान किया भारत को, एक भारत माता की तस्वीर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो एक इमेज बनाई, लेटर ऑन इसको मॉडिफाई किया गया बाद में। ऐसे ही यही काम वहाँ पर 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में पर्सनिफाइंग किया गया नेशन का। नेशन वेयर देन पोर्ट्रेट। और जो नेशन थे, एक खास बात ये थी कि जो नेशन थे इसको पोर्ट्रेट, फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया गया। तो फीमेल फॉर्म जो था, दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन, डिड नॉट
स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। लेकिन अगर हम देखें जो फीमेल थी फिगर बिकेम एलिगोरी ऑफ द नेशन बन गई है। एक आइडिया एब्स्ट्रैक्ट हुआ नेशन का, तो लिबर्टी जो थी और जस्टिस को और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते थे ये पोर्ट्रेट। और जैसे हम देख सकते हैं वहाँ पर फ्रांस में सी वाज क्रिश्चियन, मेराइन जो थी, मेराइन क्रिश्चियन पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, पीपल्स के नेशन को रिप्रेजेंट करता था। पीपल्स का जो नेशन था, आइडिया जो एब्स्ट्रैक्ट था क्रिश्चियन के नाम का, मेराइन के नाम से जाना जाता था। हिज कैरेक्टरीज वे थे ड्रॉन फ्रॉम दो लिबर्टी एंड रिपब्लिक, स्वतंत्रता रिपब्लिक। जैसे कि हमने नाइन्थ में पढ़ा था, लाल टोपी था, ट्राई कलर था, वहाँ कोकेट था। और स्टैच्यू जो थी मेराइन की, हमें याद होगा, वह इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर में वो की गई थी और एक नेशन सिंबल के रूप में दर्शाता था। इसमें यूनिटी आइडेंटिटी। जो मेराइन की इमेज थी वह मार्क्ड ऑन कॉइन। तो जो हम देख सकते हैं फ्रांस में जो मेराइन थी, तो उसको जो इमेज थी वो कॉइन में छपी जाती थी और स्टैम्प में भी। जो स्टैम्प होती थी, डाक टिकट होती थी। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फ्रांस में किसी लेडी को जो विजुअलाइज प्रेजेंट किया गया था नेशन के रूप में, वो कौन थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेराइन, जो वहाँ के सिक्कों में और स्टैम्प में छपी होती थी। और जर्मनी में भी थी, वो कौन थी? जर्मेनिया। सिमिलर जर्मेनिया बिकम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। इसी तरह से जर्मेनिया भी क्या बनी? एलिगोरी, यानी एक पिक्चर या एक पोर्ट्रेट को हम नेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी एक एलिगोरी बन गई वहां पर, यानी एक आइडिया जो एक्सप्रेस यानी कि हम किसी को, यानी अगर हम किसी स्वतंत्रता को, लिबर्टी को या फ्रीडम को, अपने किसी आइडियाज को किसी पर्सन और थिंग्स से कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एलिगोरी। हमारे दिमाग में कोई विचार आया, उस विचार को हमने क्या दे दिया? किसी की शक्ल दे दी। उस विचार को हमने पेड़ के रूप में दर्शाया, या एक नदी के रूप में दर्शाया, या एक पहाड़ के रूप में दर्शाया, या हमने उस विचार को किसी इंसान की शक्ल दे दी। इसी को विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो फ्रांस में भी ऐसा किया गया। मेराइन की लेडी को जो इस तरह से सिक्कों में और स्टाम्प में दर्शाया, और जर्मेनिया को भी ऐसा किया गया। रिप्रेजेंटेड जर्मेनिया वॉज ए क्राउन। और जो जर्मेनिया जो थी, अगर हम पिक्चर्स में देखें तो जर्मेनिया को हम क्या दिखा रहे हैं? जो फेस, इसका सर है, इसमें हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, ओक लीव्स, जो जैतून की पत्तियां हैं, उसका मुकुट बनाया गया है। और इसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार देख सकते हैं हमने। जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, जो क्या है वहाँ की एक हीरोइन के रूप में, हीरोइज्म एक बहादुरीता को दर्शाता है। और इसके हाथ में एक तलवार है। तो देखते हैं, लेट अस सी कि क्या कहता है ये। आर्टिस्ट प्रिपेयर द पेंटिंग। आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग प्रिपेयर की थी जर्मेनिया की। कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी में विजुअलाइजेशन के रूप में, एलिगोरी के रूप में जो दर्शाई गई थी, उसका नाम जर्मेनिया था। तो जर्मेनिया ऑन ए कॉटन बैनर। तो अगर हम जर्मेनिया को देखते हैं यहाँ पर फुली, तो जो 1848 में जो चित्रकार थे, यानी कि जो पेंटिंग्स आर्टिस्ट ने, जो चित्रकार ने ये बनाई है, इसमें हम जर्मेनिया की तस्वीर मैंने कॉटन बैनर, यानी कि सूती, जो कॉटन बैनर, सूती झंडा हम कह सकते हैं। एज इट वॉज मीन टू हैंग फ्रॉम सीलिंग ऑफ चर्च। और कैसा लगता है? ये सूती झंडे पर बनाया गया, इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था। अब क्यों बनाया गया ऐसा? क्योंकि इसे जो सेंट पॉल चर्च था, हमें याद होगा सेंट पॉल चर्च में क्या थी? फैंक्राफ्ट पार्लियामेंट चलती थी। फैंक्राफ्ट शहर भी था और ये फैंक्राफ्ट पार्लियामेंट भी थी। तो ये एसटी पॉल नाम के चर्च में इसको लटका, हमें अगर याद होगा तो हमने इसको देखा था। वॉज कन्वेंस इन मार्च 1840। चलो आपको दिखाते हैं, लेट अस सी, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बेटा, दिस इज द पिक्चर ऑफ जर्मेनिया। और कहाँ की? जर्मनी की बात चल रही है। तो यहाँ पर महिलाओं को भी खड़े रहने के लिए बुला दिया गया था। और अदर इसमें कौन से थे? ब्यूरोक्रेसी लोग भी थे और आर्मी के ट्रूप्स भी थे, जो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे थे। और किंग था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के रूप में अपने आप को स्थापित, मतलब राजा बनने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता था?
मोनार्की चाहता था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमने एसटी पॉल में जो चर्च में इसको लटकाया जाना था कह रहा, हमने इस तरह से इसको इमेज विजुअलाइजेशन देखा। फाइनली चीज़ें काफ़ी हमें क्लियर हुई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।